हम पढ़ते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में। मूल अधिकार, नागरिकता हमने पढ़ लिया, संवैधानिक विकास पढ़ लिया, ठीक है, देशी रियासतें पढ़ ली हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो होता है 60 क्विज चल रहा है सिर्फ आरओ के लिए जो होता है, ठीक है, किसके लिए? आरओ और एआरओ की परीक्षाओं के लिए जो चल रहा है, ठीक है। इन पे परीक्षाओं पर ध्यान रखा गया। 27 अप्रैल को सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट किए जा रहे हैं। उधर महाद्वीप हमने पढ़ा दिया, एशिया महाद्वीप, बस एशिया महाद्वीप ही बाकी है और सारे महाद्वीपों को हमने जो होता पढ़ा दिया है, ठीक है। तो महाद्वीप जो होता है एशिया ख़त्म करेंगे, इधर जो होता पॉलिटिक्स जो होता कुछ चैप्टर ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं। आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व जो भी संविधान की आत्मा और दर्शन है। जैसे मूल अधिकार जो होता है आपका संविधान की आत्मा दर्शन है, उसी तरह इसके साथ साथ तो नीति निर्देशक तत्व भी जो होता है संविधान की आत्मा और दर्शन की बात करता है। उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की पुष्टि करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्यों की जो होता है स्थापना, नोट करिएगा, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य पूछा जाता है बार बार, तो इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो होता है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की पुष्टि करना, ठीक है। इनकी प्रकृति जो होता है गैर नियोजित होती है तथा किसान की जो होता संवैधानिक मान्यता के विरोध में न्यायालय ने इसे देखा है, न्यायालय ने इसे देखता है, ठीक है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं देश के शासन के मूलभूत हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में जो होता मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने के राज्य का कर्तव्य होगा। विधि बनाने और इन्हें जो होता लागू करने के लिए राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होता है, राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। नोट करेंगे। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है शब्द के संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। कल्याणकारी राज्य जो होता है शब्द का जो होता है संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। नोट करेंगे, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। चलेंगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हेडिंग डालिए नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। पहला देखेंगे समाजवादी सिद्धांत, पहला वर्गीकरण समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। लोकतांत्रिक समाज जो था राज्य के खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य जो था सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ठीक है। जिनका लक्ष्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद 38 पढ़ेंगे। लोक कल्याण की जो होता है अभिवृद्धि के लिए जो था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक द्वारा जो होता है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था क्या करना? सुनिश्चित करना है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने को प्रावधान जोड़ा गया। नोट करेंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो होता असमानता को समाप्त करने के लिए जो होता प्रावधान जोड़ा गया, प्रावधान जो होता जोड़ा गया। नोट करेंगे, प्रावधान जोड़ा गया है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 39 क में देखेंगे सभी नागरिकों को जो होता है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 क के तहत जो होता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का जो होता है अधिकार है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा गरीबों को जो होता है, नोट करेंगे, गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान जोड़ा गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है गरीबों को क्या किया गया है? जो होता मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान जोड़ा गया है। नोट कर लेंगे, जोड़ा गया है, ठीक है। देखेंगे 39 ख में देखेंगे सामूहिक हित के लिए जो होता है समुदाय भौतिक संसाधनों का समविवरण किया गया है। धन और उत्पादन के साधनों पर संकेंद्रण को रोकना गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है 39 ख। अनुच्छेद 39 ख जो होता है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, ठीक है। सभी एग्जामों जो होता है ये बहुत बार पूछा जाता है। समान काम के लिए जो होता है समान वेतन 39 घ में रखा गया है, ठीक है। 39 अंगा में देखेंगे कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से जो होता है संचरण करना, ठीक है। बालकों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से क्या करना? संरक्षण करना होगा, ठीक है। और देखेंगे 39 चा में देखेंगे बालकों को स्वास्थ्य के अवसर, ठीक है, स्वास्थ्य विकास के अवसर जोड़ा गया है, ठीक है। नोट करेंगे बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर जोड़ा गया।
किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन। नोट करेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये सारे 39 में, अनुच्छेद 39 में का से लेकर चा तक जो होता प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 स्टार का नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और बुढ़ापा की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है। नोट करेंगे अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और बुढ़ापा की दशाओं में जो होता लोक सहायता पाने का अधिकार है, और आपका अनुच्छेद 41 नोट करेंगे आर्टिकल 41 में। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। काम के न्याय संगत और मानवेचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 42 जो तक कई बार पूछा गया। ठीक है, प्रसूति सहायता का उपबंध किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 42 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति, देखिए जितना भी समाज के जुड़े कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, आपका जितना भी है सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही रखा गया है। ठीक है, उसका अर्थ ही होता है समाज के कल्याणकारी जुड़े राज्यों को। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। अनुच्छेद 43 क में देखेंगे, 43 में देख लीजिएगा। सभी कर्मकारों के लिए जो था निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की बात करता। 43 क में देखेंगे उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों में भाग लेने के लिए कदम उठाना। ठीक, उद्योगों के जो था प्रबंध कार्यक्रम में जो होता है कर्मकारों में जो होता है के लिए तो भाग के कदम उठाना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसने? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 47 में देखेंगे पोषाहार स्तर। नोट करेंगे अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। ठीक है, जीवन स्तर को जो होता है अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना या जो था लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। ये कितना? 47 में। नोट करेंगे 47। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया समाजवादी सिद्धांत, अब हो गया गांधीवादी सिद्धांत की बात करेंगे। नोट करेंगे गांधीवादी सिद्धांत, महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित इन सिद्धांतों को शामिल किया गया है। नोट करेंगे महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित इन सिद्धांतों को शामिल किया गया। ठीक है, किस किस अनुच्छेद कहाँ तक है देख लीजिएगा इसमें। चलेंगे अनुच्छेद 40 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 40 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 फरवरी को ही पूछा गया था समीक्षा में, देख लीजिए उठाकर 40 पूछा गया था कि नहीं। ठीक है, 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है और उनके आवश्यक शक्तियों को प्रदान कर जो होता है उन्हें स्व सरकार की इकाई के रूप में जो होता है कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। अनुच्छेद 43 नोट करिए, अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों को कुटीर उद्योगों से व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी जो होता आधार पर कुटीर उद्योगों को जो होता प्रोत्साहित करना। ठीक है, अनुच्छेद 43 ठीक है, सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, नोट करेंगे 43 में ये जो होता है 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। नोट कर लीजिए 97 संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा गया था। नोट करिए, आगे चलेंगे। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जात, जनजात और समाज के कल्याण वर्गों के जो समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय से शोषण से सुरक्षा करना। नोट करेंगे अनुसूचित जात, जनजात और समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन एवं सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करना। ये किस्सा है अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में देखेंगे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, ठीक है, मदिरा, ड्रग, औषधियों के प्रयोजन में भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध करना। ठीक है, अनुच्छेद 47 में देख लीजिएगा स्वास्थ्य के लिए नुकसान दवाई, नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स और औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, 47 और 46 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शैक्षणिक अनुसूचित जनजात और जातियों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सामाजिक
अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करना आर्टिकल 46 के तहत है। ठीक है, आर्टिकल 48 पढ़ेंगे, गाय बछड़ा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक है और उनकी नस्लों को जो सा प्रोत्साहन करना, उसकी नस्लों के सुधार में प्रोत्साहन करना, ये आर्टिकल 48 में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में है। आगे देखेंगे, जब गांधीवादी सिद्धांत हो गई, अब लिखेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, मेंस में जो होता है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, गांधीवादी सिद्धांत का, समाजवादी सिद्धांत का, राज्य के नीति निर्देशक, या उदार बौद्धिक सिद्धांत का। ठीक है, ये बहुत सारे मेंस को हो जाते हैं। ठीक है सब्जेक्ट। तो अभी हम तो लोग तो आरओ के पढ़ रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के, फिलहाल इन मेंस की बात करना बेकार है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और इस बार जो होता है 27 का, अब देखिए ज़्यादा समय नहीं आपके पास, फरवरी गई आपकी, समझ लीजिए आज 14 फरवरी हो गई, आधा गई। ठीक है, आज तो कुछ बच्चों को तो जो देशभक्त होंगे वो तो बेचारे मनाएंगे ब्लैक डे, जो लव भक्त होंगे वो बेचारे मनाएंगे वैलेंटाइन डे। अब कौन क्या है कैसे पता चलते, जो दोनों होंगे वो बेचारे दोनों मनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उदार बौद्धिक सिद्धांत देखेंगे, एक प्रगतिशील जो था राष्ट्र में उदार बौद्धिक सिद्धांत का विशेष निर्णायक महत्व है। ठीक है, विशेष जो अगर प्रगतिशील राष्ट्र में जो होता है, इसके लिए जो होता है उदार बौद्धिक सिद्धांत का एक विशेष और निर्णायक महत्व होता है। चलेंगे, अनुच्छेद 44 में देखेंगे, देश में एक समान सिविल संहिता लागू करना। या 44 तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 स्टार का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया, 44 तो पूछा ही जाता, 44 45। अब जितना भी आर्टिकल उत्तर बौद्धिक सिद्धांत में सबके सब हायरार्की एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 44, देश में एक समान सिविल संहिता को लागू करना। ठीक है, आर्टिकल 45 में अगर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 45, 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो था 86वां, इसे 6 वर्ष तक निःशुल्क बच्चों को जो शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है, और इसको जो होता मूल अधिकार 21A में रख दिया गया, आर्टिकल 21A में रख दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों में जो होता है कृषि को और पशुपालन को जो था आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से किया जाएगा, आर्टिकल 48 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 48 के तहत। 48A में देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो 48 में जो होता है अनुच्छेद 48 में गाय बछड़ा पशुओं रोग पर जो होता सुधार का प्रोत्साहन की बात करता है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत का। और उत्तर बौद्धिक सिद्धांत में भी 48A में देखेंगे कृषि पशुपालन बात वही है, लेकिन 48A में क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन जीवों की रक्षा। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नोट करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की रक्षा जो होता 48A के तहत है। नोट करेंगे, 48A के तहत है। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए जो था संस्मारक और स्थान और वस्तु का संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 50 जो होता है न्यायपालिका को जो होता है कार्यपालिका से पृथक करना, आर्टिकल 50 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 51, इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों का जो होता स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति उदार बढ़ाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ निपटान हेतु प्रोत्साहन करना, आर्टिकल 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला तो लाइन पहला स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया आर्टिकल 51 के तहत। राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि और बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता निपटाने हेतु जो था प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों के विद्वानों का विचार। ठीक है, विद्वानों का विचार एक क्वेश्चन जो होता है पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व में विद्वानों के विचार में जो होता है एक क्वेश्चन आरओ में पूछा गया था, 11 फरवरी को हुआ था। देख लीजिए पूछा गया कि नहीं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ देखो पूछा गया कि नहीं। 11 फरवरी को 2024 को जो पहला पेपर हुआ समीक्षा अधिकारी का, तो अभी जल्दी ही पुण्यतिथि मनाई गई होगी 11 फरवरी के 3 दिन पहले, आपको याद रखेगा। तो वहाँ पर जो होता है ये क्वेश्चन जो होता पूछा गया था
विचार, किस विद्वान का विचार पूछा गया था, याद तो नहीं है लेकिन पूछा गया था। ठीक है, केटी शाह क्या कहते, नीति निर्देशक तत्व के बारे में केटी शाह का क्या विचार है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है, ये अतिरेक कर्मकांडी है, उन्होंने कहा अतिरेक कर्मकांडी है। देखिए शॉर्टकट में आप याद रखिएगा, अतिरेक कर्मकांडी किसने कहा था नीति निर्देशक तत्व को, केटी शाह ने। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है, दूसरा है टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी भावनाओं का अस्थाई कूड़ाघर है, नोट करेंगे, भावनाओं का अस्थाई कूड़ाघर है, नोट करेंगे, टीसी कृष्णामाचारी। तीसरा है केसी वियर, केसी वियर जो होता है लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, नोट करेंगे, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, नोट करिए। सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स कर्मकांडी आकांक्षा, नोट करेंगे, कर्मकांडी आकांक्षा। ठीक है, इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, नोट करेंगे। कर्मकांडी आकांक्षा किसने कहा था, सर आइवर जेनिंग्स। किसको कहे थे, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, और कहा कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है, नोट करेंगे, ये तत्व जो होता है समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, के संथानम, के संथानम इन तत्वों में केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक टकराव होगा, नोट करेंगे, इन तत्वों में जो होता है, नोट करेंगे, के संथानम इन तत्वों में जो होता है केंद्र और राज्य के बीच जो होता है संवैधानिक टकराव होगा, क्या होगा, संवैधानिक टकराव होगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, नीति निर्देशक तत्व और अधिक संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व और अधिक संविधान की क्या है, मूल आत्मा है, नोट करेंगे, मूल आत्मा। किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के अनुदेश हैं, नोट करेंगे, निदेशक तत्व जो होता है विधायिका और कार्यपालिका के क्या है, अनुदेश है, कार्यपालिका के अनुदेश है, नोट करिए। बी.एन. राव क्या कहते हैं, निदेशक तत्व राज्य प्राधिकरण के लिए होता है नैतिक आवश्यकताओं और शैक्षिक मूल्य, नोट करेंगे, निदेशक तत्व जो होता है राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकताओं और शैक्षिक मूल्य है, नोट करेंगे। ये सारे विचार आप दिमाग में रखेंगे, 8 लोगों का विचार आप रखेंगे अपने दिमाग में। ठीक है, अपने दिमाग में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इन लोगों का विचार। एक क्वेश्चन जो होता है समीक्षा में पूछा जाता है आरओ और एआरओ में। अब जिम्मेदारी आपकी है कि इसको नोट्स बनाएं और इसको लिखें और इनके विचारों को पढ़ें। चलिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव, सुप्रीम कोर्ट के विचार। ठीक है, मूल अधिकार और नीति निर्देशों में टकराव हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो होता है क्या विचार है, इस पर जो होता है देखा जाता है। ठीक है, चलिए, चंपाकम दोराई राजन मामला 1951 पहला। ठीक है, चंपाकम दोराई राजन मामला 1951, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। यह सिद्धांत मूल अधिकार के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे। ठीक है, अगर नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में टकराव होता है तो मूल अधिकार जो होता प्रभावी होगा। यह सिद्धांत मूल अधिकार के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे। ठीक है, दूसरा है गोलकनाथ मामला, नोट करेंगे, गोलकनाथ मामला 1967। निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, नोट करेंगे, निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। किसके, गोलकनाथ बनाम 1967। 25वां संविधान संशोधन 1971 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 39 को ख एवं ग में वर्णित समाजवादी तत्व को लागू करने वाली विधि के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 39 ख और ग में जो वर्णित है समाजवादी तत्व को लागू करने वाली विधि के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 के जो था प्रदत्त जो थे मूल अधिकार है, इसका क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, आगे चलेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976,
निदेशक तत्व की प्राथमिकता और स्वच्छता को मूल अधिकार 14/1931 पर प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, जो निदेशक तत्व है इसकी प्राथमिकता किस पर रखी गई है? आपके सर्वोच्चता का जो था मूल अधिकार कौन कौन है? 14 है, 19 और 31 ये प्रभावी बनाया गया है। हालांकि इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स असंवैधानिक और अवैध घोषित किया था। ठीक है, मिनर्वा मिल्स के मामले में असंवैधानिक और अवैध घोषित किया गया था। आगे चलेंगे, क्या है मिनर्वा मिल्स मामला 1980? क्या है? कोर्ट ने व्यवस्था दी कि निदेशक तत्व मूल अधिकारों के अधीनस्थ थे। निदेशक तत्व किसके? मूल अधिकारों के अधीनस्थ थे। भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्व के बीच संतुलन रूप में है, आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं, एक रथ के दो पहिए के समान हैं तथा एक दूसरे पर लादने से संविधान का मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना संतुलित संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। ठीक है, निदेशक तत्व के जो लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर हम प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है मिनर्वा मिल्स का फैसला आया था, देख लीजिए। चलें आगे चेकें, देखेंगे मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या। चलेंगे तो यहाँ पर नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में अंतर क्या है जान लीजिए, और बहुत ज़रूरी है अंतर जानना। ठीक है, किसी चीज़ का अंतर जानना बहुत ज़रूरी होता है। सक्सेस अनसक्सेस का अंतर क्या है, क्यों हम असफल हो रहे हैं और क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, तभी आप सफलता की जाएंगे। जब तक अंतर नहीं जानेंगे तब तक इक्वलिटी आप कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो था अंतर जानना जरूरी होता है कि नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार का। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसको भाग 4 में रखते हैं। नीति निदेशक तत्व भाग 4 में वर्णन है, मूल अधिकार आपका भाग 3 में है। ठीक है, लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, न्यायालय में शरण में जाया जा सकता है। इसमें समाज की भलाई के लिए है, व्यक्तिगत जो होता अधिकारों के लिए। ठीक है, ये जो होता नीति निदेशक तत्व समाज की भलाई करता है, जबकि ये व्यक्ति के अधिकारों के लिए रखा गया बनाया गया। ठीक है, राजनीतिक मान्यता है, यहाँ पर जो होता है मूल अधिकार जो होता है कानूनी मान्यता है। नोट करेंगे, देखेंगे नीति निदेशक तत्व क्या है, राजनीतिक मान्यता है, मूल अधिकार जो होता है कानूनी मान्यता है। सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, ये सकारात्मक है। सरकार के महत्व को घटाता है, ये नकारात्मक है। ठीक है, सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिक को प्राप्त होता है। ठीक है, नागरिक को जो होता है यहाँ स्वतः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन स्वतः जो होता है मूल अधिकार संविधान में वर्णित है, इसे स्वतः जो होता है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में डिफरेंस जो होता है बहुत ज़रूरी है। अगर डिफरेंस जानेंगे तभी आप लग पाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। मूल कर्तव्य की बात करें, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जो होता है जोड़ा गया एक शब्द है मूल कर्तव्य। 1976 में जो होता है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह लागू किया था। मूल कर्तव्य जो था, मूल कर्तव्य का जो था किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। नोट करेंगे, सोवियत संघ के संविधान, किस संविधान संशोधन की जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल अधिकारों को जो होता जोड़ा गया था, 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य जो होता 11वां जो होता जुड़ा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, इसको जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, हमने अभी बताया था 21A में रखा गया था मूल अधिकार, आर्टिकल 21A में रखा गया था। नोट करेंगे 21A में रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर मूल कर्तव्यों की विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्यों की विशेषता की बात करें, मूल कर्तव्य गैर नियोजित होते हैं, इनमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जो कुछ नागरिक हैं। मूल कर्तव्य जो था केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस से संबंधित और अविभाज्य हैं। नागरिकों के अधिकार कर्तव्य आपस में जो होता है संबंधित और अविभाज्य हैं। ठीक है, मूल कर्तव्यों की सूची, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि, ठीक है, चलिए मूल कर्तव्य की सूची की बात करते हैं। चलिए मूल कर्तव्य की सूची कौन कौन है, 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं देख लीजिए।
पहला, संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका आदर करें। ठीक है, उनका आदर और पालन करें। ठीक है, देखेंगे उनका आदर या पालन करें। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। पाँचवां, भारत के सभी लोगों से समरसता, समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भाईचारे का निर्माण करें। ठीक है, छठवां, हमारी संस्कृति, ठीक है, हमारी सामसिक जो होता है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। ठीक है, नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखें। ठीक है, 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा एवं सतत प्रयास करें। ठीक है, 11वां है, माता पिता के संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो होता है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये जो होता है 11 मूल कर्तव्य आपके हैं। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य है। अब चलेंगे संघीय व्यवस्था की बात करते हैं। चैप्टर दूसरा चालू कर देते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है संघीय व्यवस्था। चलेंगे हम लोग संसदीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं थोड़ा से। संसदीय व्यवस्था की पहले हम चर्चा कर लेंगे, जो तक क्लास कर नहीं करेंगे। सरकार की जो था संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने नीतियों, कार्यों के एवं विधायिका के प्रति जो था उत्तरदायी होती है। जैसे उदाहरण में ब्रिटेन और भारत में। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के लिए जो होता है विधायिका के प्रति जो होता उत्तरदायी होती है। जैसे ब्रिटेन और भारत रखेंगे। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों, कार्यों के लिए जो था विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। याद रखना, राष्ट्रपति शासन में जो होता, नोट कर लें, बहुत बढ़िया पॉइंट है। राष्ट्रपति शासन में कार्यपालिका जो होता अपनी नीतियों और कार्यों के लिए होता विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे अमेरिका प्रणाली, जैसे किसके राष्ट्रपति शासन का, अमेरिका प्रणाली में जहाँ राष्ट्रपति शासन होता है वहाँ की बात करें, जैसे अमेरिका प्रणाली है। अनुच्छेद 74 और 75 में संसदीय व्यवस्था को उपबंध करते हैं और अनुच्छेद 163 और 64 जो होता है राज्यों में। ठीक है, 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और 163 और 164 जो होता है राज्यों में जो होता है संसदीय व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, अब चलेंगे संसदीय व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्थाओं के गुण क्या हैं और संसदीय व्यवस्था का दोष क्या है। अभी हम संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे, कार्यपालिका, सबका अलग अलग उल्लेख करेंगे। पहले हम संसदीय व्यवस्था का अंतर जानना चाहते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर दोष क्या है। पहले गुण देख लीजिए, संसदीय सरकार के गुण क्या है। ये नामिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है, विधायिका और कार्यपालिका का सामंजस्य होता है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी नागरिकता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का विघटन हो जाता है, गोपनीयता होती है, निरंकुशता का प्रतिशोध होता है और ठीक है विकल्प जो होता है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। ये इसकी विशेषताएं संसदीय शासन की व्यवस्था जो तक गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो होता है। ठीक है, जो पीसीएस मेंस दे रहे हैं वो जान लीजिएंगे। और इसमें दोष की बात कर लेते हैं। चलेंगे संसदीय व्यवस्था के दोष क्या है उसमें ध्यान रखेंगे। देखिए अस्थिर सरकार होती है, ये तो है, कभी भी जो होता है लोकसभा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होता है, कभी भी भंग किया जा सकता है। अस्थायी सरकार है, नीतियों का निश्चितता अभाव है। ठीक है, नीतियों की निश्चितता का अभाव है, मंत्रिमंडल का निरंकुशता है, शक्ति का पृथकीकरण के विरुद्ध है, अकुशल व्यक्तियों द्वारा संचालन किया जाता है, अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार के द्वारा संचालन होता है। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था स्वीकार्यता के कारण क्या है। पहले से चली आ रही औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से निकटता है, अस्थायित्व के बजाय जो होता उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता देना। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को जो होता रोकना है। ठीक है, भारतीय समाज की जो होता मिश्रित और जटिल प्रकृति की होती है। ठीक है, भारतीय समाज की मिश्रित और जटिल प्रकृति को रूप में जो होता इसे स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये जो कि स्वीकार्यता के कारण गुण और दोष, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 60 नोट आईएएस पे बना लीजिएगा, आईएएस के भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
भारत और ब्रिटिश मॉडल में अंतर क्या है, संसदीय व्यवस्था में थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद जो होता है कार्यपालिका की बात करेंगे। कार्यपालिका क्लास कल देंगे आपको। ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में किसका, गणतंत्र पद्धति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ब्रिटिश संसद व्यवस्था में संप्रभुता का सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत का संसद सर्वोच्च ना होकर लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार द्वारा प्रतिबंध है। ठीक है, प्रतिबंधित है, नोट करेंगे। मूल अधिकारों द्वारा क्या है, प्रतिबंधित है संसदीय सर्वोच्च, याद रखिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री जो होता है दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य हो सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को जो होता है निचले सदन को होना चाहिए। जैसे हमारा निचला सदन कौन है, लोकसभा है। उच्च सदन कौन है, राज्यसभा है। यहाँ पर चाहे हमारे प्रधानमंत्री भारत के चाहे राज्यसभा को हो चाहे लोकसभा को, किसी भी जो होता है, लेकिन संसद के सदनों का सदस्य होना जरूरी होता है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री रह सकते हैं। आगे देखेंगे, ब्रिटेन के संसद सदस्य जो था बतौर मंत्री नियुक्त होते हैं, जबकि भारत में बिना संसद सदस्य के कोई व्यक्ति 6 महीने तक जो था मंत्री रह सकता है। ठीक है, ब्रिटेन में जो संसद सदस्य जो था बतौर मंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, जबकि भारत में संसद सदस्य कोई भी जो होता है व्यक्ति 6 महीने तक ले मंत्री रह सकता है। इसके बाद 6 महीने के अंदर जो होता है उसे मंत्री बनना अनिवार्य है। ब्रिटेन में मंत्रियों की जो होता है कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में जितने मंत्री होते हैं उनको एक कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसा कोई वर्चस्व नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में शैडो कैबिनेट का प्रावधान है। किसका, शैडो कैबिनेट का प्रावधान है, जबकि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। ब्रिटेन के सदन का अध्यक्ष स्पीकर नियुक्ति जो होता है पहले पार्टी से इस्तीफा देता है, फिर जो, जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये जो होता है संसदीय ब्रिटेन और भारत में अंतर होता है। कई बार क्वेश्चन जो होता है पीसीएस में हो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, कई बार ब्रिटिश संसद का और भारत संसद में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, ये रखा जाता है। अब हमारा चैप्टर बचेगा, अब यहाँ से संसदीय व्यवस्था के बाद पहला चैप्टर इसमें होगा कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद फिर दूसरा चैप्टर होगा विधायिका, फिर न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, तो कार्यपालिका हम पहले पढ़ेंगे। चैप्टर कौन पढ़ेंगे हम, कार्यपालिका, जिसकी क्लास जो होता है कल मिलेगी। कार्यपालिका थोड़ी लंबा है क्लास है। ठीक है, लंबी क्लास है, लेकिन जो होता है नोट्स बनाते जाइए, जितना पढ़ाते पढ़ते जाइए। 27 अप्रैल के पहले जो होता है फरवरी के लास्ट तक लो हमने बताया कि पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, फिर क्विक सीरीज लगाएंगे। और जनवरी मंथ का जो होता है हमने मंथली करंट का क्यों आपको डाला है, आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो था अब बैठने का समय नहीं, समय आपके पास बहुत कम बचा, मेहनत करिए। समय कब बीत जाएगा 60 दिन पता नहीं चलेगा आपको कैसे बीत रहा है समय। आप पिछले जो होता सप्ताह से 1 महीने की में जो होता आपने क्या क्या पढ़ा है, 1 महीने में जो होता आपने क्या क्या पढ़ा है, आप खुद डिसीजन निकालिए। हम कितना पढ़े हैं 1 महीने में, कितना हमने गेन किया है 1 महीने में, क्या 1 महीने में इतना गेन किया उस रेशियो से अगले 2 महीने में 60 दिन में गेन कर पाएंगे कि नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, आप इसकी जिम्मेदारी के साथ निभाइए। ठीक है, चलते हम, आप हमारे चैनल पे हो तो बस वही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक करके एक छोटा सा कमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।